गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब का स्वागत है। आज इस लेसन में हम हैज़, हैव और हैड इनका मीनिंग और यूज़ इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें जानेंगे। इसको भी रटने की कुछ आवश्यकता नहीं है। असल में क्या है कि घबराहट के मारे हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कि कई बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम्स भी क्रैश करने होते हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन तक में वो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेते हुए घबराते हैं। देखिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि हैज़, हैव और हैड इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं और इसी तरह के शब्द हमारी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, फ्रेंच, स्पेनिश, कुछ भी हो, उर्दू हो, सब में इस्तेमाल होते हैं। अब ये हैज़, हैव और हैड ये कुछ और नहीं है, ये एक टूल की तरह है। टूल का मतलब औजार। औजार कब काम आते हैं? जब हम कोई काम करने लगते हैं तो तब ये काम आते हैं। तो ये एक टूल की तरह होते हैं। कहीं पर आना जाना, विजिट करना और ड्रामा करना, गाना गाना, लेक्चर देना, चुनाव लड़ना, चुनाव में भाग लेना, ये सब वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब, जिनसे कि किसी काम का होना पता लगता है, क्रिया। जब किसी वर्ब के बारे में कहा जाता है तो वो सिर्फ वर्ब होता है, लेकिन उसको जताने के लिए उसके पहले जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उनको हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि ही हैड गॉन टू बॉम्बे। ही हैड गॉन, अब गॉन वर्ब है लेकिन उसके पहले हैड आ गया तो इसने उस वर्ब की मदद की है, उसकी हेल्प की है। ठीक है ना। अब जैसे आई हैव ए पेन, अभी मेरे पास एक पेन है तो वो पेन मेरे पास आया तो एक क्रिया है, आई हैव यूज़ किया हमने, तो वहाँ भी हेल्प हैव आया, लेकिन ये दूसरी तरीके से आया है। जहाँ भी कहीं हम सेंटेंस में वर्ब बोलेंगे तो उसके पहले हैज़, हैड और हैव लगाया जाएगा। ये जो हमारा हैज़ है ये एक वचन या सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। कोई भी हो, आपने इन नाउन की डेफिनेशन में देखा, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, ये चीज़ें जितनी भी है, जितने भी नाम हैं, अभी बहुत सारी बकरियां हैं, बकरियां तो वो प्लूरल हो गया, बकरी है तो सिंगुलर हो गया। अब जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज़ का यूज़ होता है, और जब प्लूरल हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारी जगह, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे इंसान, तो वहाँ हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई, आई को भी सिंगुलर नहीं प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है। हम आई के साथ हैज़ नहीं लगाएंगे बल्कि हैव लगाएंगे। अब वी है, वी बहुत सारे प्लूरल हैं, वी, तो वी में क्या आएगा? हैज़ नहीं आएगा।
हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा, वी प्लूरल है तो यह वी हैव आएगा। अभी दे है, दे में भी हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, दे हैव। लेकिन ध्यान दीजिए कि आई होता सिंगुलर ही है, लेकिन इसके साथ हैव का ही यूज़ होता है, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। यू, यू भी एक अकेले आदमी को, पर्सन को ही कहा जाएगा, लेकिन वो सेकंड पर्सन होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है। यू भी सिंगुलर होता है, लेकिन उसको भी प्लूरल की तरह ही समझकर हैव ही लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे। यू हैज़ नहीं आएगा, यू हैव। आई हैज़ नहीं आएगा, आई हैव। इन चीज़ों का रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटा मोटा समझ जाइए कि हैज़ और हैव में क्या फ़र्क है। हैज़ और हैव के बारे में तो बात हो गई, आप अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए तीसरे पे, यानी कि हैड पर। अभी हैड जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हैज़ प्रेजेंट के लिए यूज़ हुआ, ठीक है जी। और हैड ओनली पास्ट टेंस, पास्ट टाइम, भूतकाल में जो काम होंगे उनके साथ हैड लगाया जाएगा, हैज़ नहीं आएगा। अभी हैड पास्ट टेंस के लिए यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मोहन हैड विजिटेड अस यस्टरडे, ठीक है। दे हैड गॉन टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव देयर डिप्टी मैनेजर। अभी दे के साथ भी हैड आया और मोहन के साथ भी, दोनों ही सिंगुलर है और प्लूरल है, तो इसका आप समझ के ध्यान में रखिए कि कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने ऐसे भी कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें कहा जाता है कि ग्रामर के बिना इंग्लिश सीखी जा सकती है, और वो किसी भी हिंदी या इंग्लिश परिवार में पैदा होने वाले बच्चों की बात करते हैं। उनका उदाहरण देते हैं कि एक छोटा बच्चा इंग्लिश परिवार में पैदा होता है तो बिना कुछ लिखे पढ़े सिर्फ सुनकर वो इंग्लिश सही तरीके से बोलने लगता है। और हिंदी परिवार में, पंजाबी परिवार में, मराठी परिवार में, तमिलनाडु के परिवार, किसी को भी ले लो, वहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो अपनी मदर टंग बहुत आसानी से सीख जाता है बिना किसी टेंशन के। लेकिन आपको एक बात बताएं, एक बार मैंने एक विदेशी नागरिक को कहा, वो बहुत प्रॉब्लम में था और बार बार मुझे फ़ोन कर रहा था, क्योंकि मैं वैसे बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ, तो मेरे पास कई ऐसे भी फ़ोन आते हैं जो कि विदेशों से भी होते हैं। तो वो बहुत प्रॉब्लम में था, भारत में वो विज़िट किया था, तब कोई कानून उसे पता नहीं था, उसके दायरे में वो आ गया था, वो बहुत प्रॉब्लम था। मैंने उसको कहा आई एप्रिशिएट योर प्रॉब्लम। अभी एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? एप्रिशिएट का मतलब होता है अच्छा समझना, पसंद करना, लेकिन दूसरा मतलब होता है कि महसूस करना, दिल दुख जाना। तो मैंने उसकी प्रॉब्लम लेके के दिल मेरा दुखा था, तो मैंने अप्रिशिएट वर्ड यूज़ किया, वो नाराज़ हो गया। वो नाराज़ क्यों हो गया ये बात मुझे पहले समझ नहीं आई, लेकिन एक दिन मैंने एक
विद्वान का यूट्यूब चैनल देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे भी इंग्लिश सीखी जा सकती है। तो इसमें उस आदमी की गलती नहीं थी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप और घर वालों को सुन के इंग्लिश सीखी थी। उससे बढ़िया तो हमारे देश के लोग इंग्लिश सीखते हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, ग्रामर पे पूरा जोर दीजिए। ग्रामर जो है वो समझिए कि रेल के अलग अलग 10 डिब्बे हैं और इंजन एक खड़ा है, तो इंजन चल देगा तो कोई भी डब्बा उसके पीछे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका आपस में कनेक्शन ही नहीं है। तो ग्रामर जो होती है लैंग्वेज में कनेक्शन पैदा करती है, जिसके साथ हमारे विचार प्रकट होते हैं। अभी प्रेजेंट में पोजेशन, यदि किसी चीज़ का हक या किसी चीज़ का होना पोजेशन दिखाता है। अभी हम कहेंगे आई हैव ए स्कूटर, आई हैव ए स्कूटर, मोहन हैज़ ए स्कूटर। अब मैं के साथ हैव लगा, मोहन सिंगुलर है, उसके साथ भी हैज़ लगा, क्योंकि हैव नहीं आया, प्लूरल के साथ आया। लेकिन अब दोनों में अलग अलग यूज हुए। मोहन के साथ हैज़, आई के साथ हैव, दे हैव, मोहन हैज़, बॉय हैज़, टीचर हैज़। अब इसी चीज़ को यदि हम पास्ट टेंस में कहेंगे तो टीचर हैड, मोहन हैड, आई हैड, विल्मा हैड। तो सबके साथ हैड आया, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। किसी चीज़ का पोजेशन यानी कि हक या किसी चीज़ का होना, इसी से बस मतलब है। अब हक है या हक नहीं है, यानी कि पॉजिटिव हक, नेगेटिव हक, इन दोनों केसों में आई के साथ हैव, ही शी के साथ हैज़ और पास्ट टेंस में हैड यूज होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है जी। आपने इन चीज़ों का हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज देख लिया है। अब देखिए हैज़, हैव और हैड का यूज आपने देख लिया। अब इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए भी किया जाता है। डू यू हैव ब्रेन और नॉट। अब इसमें डू यू हैव, डू यू हैज़ नहीं आएगा और डू यू हैड भी नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं है कि कल ब्रेन नहीं था या आज हो गया। तो जो चीज़ें परमानेंट हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ समझिए, उनके साथ हमेशा हैव यूज होगा। हैव यू सीन हिम, हैव यू एवर सीन हिम। तो यहाँ भी हैव का हमने उचित तरीके से प्रयोग किया क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसे ही हैज और हैड को भी अपनी अपनी जगह पे यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हैज़, हैव और हैड का मीनिंग और यूज़ वगैरह समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फाइनल वीडियो हो गया। हो सकता है मैं दोबारा भी इस सब्जेक्ट पे कुछ और डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं, जो इससे भी लंबा हो सकता है। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, और मैं उसको सिर्फ आपको ही नहीं, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करके जितने इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं सबको बताने की कोशिश करूँगा।
लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करिए। अब इसको जो है आप हैज़ हैव हैड के साथ कैसे इस चीज़ को कहेंगे, आप कह के देखिए या मुझे कमेंट द्वारा बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।